गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द क्लास मैं ये बताना चाहता हूं कि किस किस स्टूडेंट को ये क्लास हेल्प करने वाली है। तो नंबर 1, स्कूल क्लास 6th से क्लास 12th तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल एकेडमिक लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एकदम स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि बेसिक फंडामेंटल्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो प्लीज डू नॉट स्किप। आप एंड तक इस क्लास को देखिए, आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और सभी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इंग्लिश कहीं समझ नहीं आई है, एक बार इस पूरे वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखिए और आई गारंटी कि आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। आपको बहुत बेसिक से इंग्लिश अगर सीखना है तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रेगुलर सभी वीडियो को वॉच करिए। आप अपने नोट्स खुद अपनी नोटबुक में बनाते चलिए और आप देखते जाइए। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके अंदर जो ड्रास्टिक चेंजेस होंगे ग्रामर को लेकर, जो मिथ्स बने हुए हैं कि ग्रामर समझ नहीं आती, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूं, या जो भी आपके एक्सक्यूजेस रहे होंगे, मैं प्रयास करूंगा, 100% प्रयास करूंगा कि आप सभी के डाउट्स में क्लियर कर सकूं। और आज की इस क्लास को ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले आपने ये वाली बात समझी होगी कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिस हम इस इंग्लिश को एक एज ए लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। तो जब इंग्लिश को अगर आप एज ए लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं, यानी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का अगर आप हिंदी में जाने तो लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है। यानी आप भाषा को या तो बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो देखिए, एक टाइम जब हमारे पास भाषाएं नहीं होती थी, यानी मानव के पास जब भाषाएं नहीं होती थी, तो मानव जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था और झिंगा लाला हू करता था, ठीक है। लेकिन अब आज ऐसा नहीं है। आज एक ही देश में, यानी एक ही कंट्री के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यानी अब अगर जितनी कंट्रीज हमारे इस संसार पृथ्वी पे हैं, उन सभी कंट्रीज में कितनी सारी भाषाएं, मतलब हजारों लैंग्वेजेस ऑलरेडी बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, उसी तरीके से भाषाओं का निर्माण हुआ। भाषा वास्तव में है क्या? भाषा एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, यानी आप एक सूचना को दूसरे जानवर या किसी भी व्यक्ति को अगर एक सूचना देते हैं, फिर वो सूचना आप वापस रिसीव करते हैं। तो जो मीडियम है, उस मीडियम को हम बोलते हैं लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जरूरी नहीं है आप लिख के कर सकते हैं, आप मौखिक भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग इशारे करते हैं और इशारे में ही हम समझ जाते हैं, ठीक है। इशारे में हम समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहता है, तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लैंग्वेज। बट यहाँ पर जहां हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एकेडमिक लेवल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमारी ग्रामर है, जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आने लग रहे हैं और उन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आज जो बेसिक फंडामेंटल की बात करने वाला हूं, वो फंडामेंटल क्या समझने वाले हैं, वो चीजें आप यहाँ देखते रहिए। तो टिल एंड तक अगर आप बनेंगे तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें आवश्यक हैं, जो जानकारियां पहले से ग्रामर को शुरू करने से पहले होनी चाहिए। आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बने रहिए इस क्लास में अंत तक। मैंने कहा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब भाषा। तो इस भाषा को अगर हम पढ़ें या लिखें, तो हमें सबसे पहले इसमें कुछ साउंड्स आए होंगे। साउंड्स मतलब कुछ बोलना शुरू किया होगा किसी ने, और जब साउंड्स आए तो साउंड्स को कुछ ना कुछ नोटेशंस, यानी अगर आप इन जो भी, जैसे मान लो ए, आ, बी, सी, ये जो भी अगर आपने जो साउंड्स दिए हैं, इन साउंड्स को आपने लिखा होगा, यानी इनको कोई सिंबल दिया होगा, और इन सिंबल्स को ही आप कहते हैं लेटर्स। और ये लेटर्स कितने हैं? ये लेटर्स हैं आपके पास 26, यानी आपने 26 लेटर्स में इन साउंड्स को, देखिए साउंड अलग है और नोटेशन यानी लेटर अलग है। बट मैंने ये बोला कि सबसे पहले आपने जो भी साउंड निकाले, उन साउंड्स को समझने के लिए आपने कुछ सिंबल्स का निर्माण किया होगा जब भाषा बनी हो। तो जब उन सिंबल्स को अगर आपने लिखना शुरू किया, तो उनको ही कहते हैं हम लेटर्स। और ये टोटल लेटर्स कितने हैं आपके पास? 26। और इस 26 लेटर्स को ही हम कहते हैं अल्फाबेट, यानी इसको हम कहेंगे अल्फाबेट। और इस अल्फाबेट, यानी अब देखिए, आप इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट होंगी? 1 अल्फाबेट। यानी आप किसी भी लैंग्वेज में
सिर्फ अल्फाबेट 1 होती है, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको आंसर करना है 1। देखिए लेटर्स 26 है बट अल्फाबेट 1 है। अल्फाबेट का हिंदी में जो मतलब होता है वो मतलब है वर्णमाला, वर्णमाला। और इस माला के जो मोती हैं यानी जो वर्ण हैं वो ही आपके पास 26 है। तो आपको ये पता चला कि इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह पढ़नी है हमें, और इस लैंग्वेज को जब आप पढ़ोगे तो इसको कुछ साउंड्स मिले होंगे शुरुआत में, उन साउंड्स को हमने लिखने के लिए कुछ लेटर्स का निर्माण किया होगा, यानी लेटर्स आपने फॉर्म किया होंगे। उन लेटर्स की संख्या टोटल 26 है। अब 26 जो लेटर्स बने थे उन्हीं 26 लेटर से एक अल्फाबेट बनी, यानी अब आपको ये पता चल गया कि एक अल्फाबेट होती है उसके 26 लेटर्स होते हैं। अब अगर मैं 26 लेटर्स से अगर पढ़ना चाहूं तो मैं यहां पर एक बात लिखूंगा कि आपके पास टोटल लेटर्स जो हैं इंग्लिश में, जो टोटल लेटर्स हैं वो हैं 26, ठीक है। अब इन 26 लेटर्स को अगर मैं थोड़ा सा डिवाइड करके चलूं कि कौन से लेटर का क्या क्लासिफिकेशन है, तो आपके पास इन लेटर्स को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर्स है, और दूसरे हैं आपके पास वाउल, ठीक है, वाउल्स। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं आपके पास? देखिए कॉन्सोनेंट्स हैं आपके पास 21, ठीक है, और वाउल्स हैं आपके पास 5। तो इस तरीके से दोनों मिलकर और आपके बनते हैं 26। ये बात आपको समझ आई होगी। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, वाउल्स कौन से होते हैं, ये समझ लेना आप। वाउल्स में आपके पास ए, ई, आई, ओ और यू। आपके पास ये पांच सिंबल जो है ये हैं आपके वाउल्स ए, ई, आई, ओ, यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एबीसीडी आती होगी, ठीक है। तो जब एबीसीडी जो अल्फाबेट है ए, बी, सी, ये सब अगर आपको आती है तो इनमें से आप देखिए ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये पांच जो हैं ये आपके वाउल्स हैं, और बाकी जो बच गए यानी रेस्ट ऑफ दीज क्या है आपके कॉन्सोनेंट है। कहां से शुरू करेंगे हम? बी, सी, डी, एफ, और ऐसे ही आगे जो बच गए वो सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स है। अगर मैं इन बातों को समझते हुए आगे चलूं तो इन लेटर्स से हमें क्या मिलेगा? इन लेटर्स से हम एक वर्ड का निर्माण कर सकते हैं। मान लो मैंने एक कहा सबसे पहले आपको कि हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, तो इन लेटर्स से ही हम क्या बनाएंगे? वर्ड्स बनाएंगे। तो इन लेटर से हम क्या बना देंगे? हमने कहा जी वर्ड्स बन जाएंगे इन लेटर से। वर्ड्स का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले आप वर्ड्स को समझिए, वर्ड होता क्या है। तो वर्ड को मैं डेफिनेशन के तौर पे, यानी मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो बताना चाहूँ आपको, तो ये होगा ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, ऑफ लेटर्स। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी एक ऐसा लेटर्स का ग्रुप जो मीनिंग देता हो, यानी जिनका कोई मीनिंग होता हो, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक वर्ड की, जैसे मान लो मेरे पास एक वर्ड है BOOK, तो जैसे ही मैंने BOOK लिखा तो इसका एक मतलब निकल कर आया कि मैं कोई पुस्तक की बात कर रहा हूँ, यानी बुक की बात कर रहा हूँ, जो आप सब समझ गए हैं। अगर मैं इसके अरेंजमेंट को बिगाड़ दूं, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं इसको OBOK, तो अब आप कुछ नहीं समझेंगे, तो ये मीनिंगलेस है, इसका मतलब ये वर्ड नहीं है, और जो वर्ड है अपने पास वर्ड ये है। तो वर्ड की डायरेक्ट डेफिनेशन जो है, यानी जो एक अच्छी डेफिनेशन है वो ये होती है कि वर्ड हमेशा एक मीनिंग कन्वे करता है। जो मीनिंग अगर कन्वे नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब वो हमारा वर्ड भी नहीं होगा। चलिए हम वर्ड्स को आगे कैटेगराइज करते हैं, यानी इन्हीं वर्ड्स का जो आगे चल के जो कैटेगराइजेशन है उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी इन्हीं का जो टाइप है उसी को हम वर्ड्स के जो टाइप होते हैं उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, उसके बाद हम फ्रेजेस एंड क्लोजेस को देखेंगे, देन वील मूव टू द सेंटेंसेस। तो आज की इस क्लास में जो हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाते चलिए बार बार। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो वर्ड्स है इसी की जो क्लासिफिकेशन होती है, यानी जो इसी का क्लास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी इसी की जो क्लास होती है वर्ड की, उसी क्लास को हम बोलते हैं
पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा वो देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के पहले आप यूं समझिए कि हर वर्ड का अपना एक कैटेगरी है। किसी वर्ड को अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आप पेन, तो पेन को जैसे ही मैंने आपको बोला आपके दिमाग में एक इमेज आएगी कि किसी आर्टिकल का नाम है जो लिखने के काम आता है, यानी नेमिंग वर्ड है। अगर मैं ये बोलता हूं वह, तो ये किसी न किसी आदमी को रेफर किया गया है, ठीक है। ही अगर मैंने बोला है, शी बोला है, तो किसी मतलब कोई फेमिनाइन जेंडर के लिए मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई फेमिनाइन जेंडर को मैंने रेफर किया है। यानी आप क्या समझ पाए कि इससे ये प्रोनाउन हो गया। ऐसा अगर मैं बोलूं रन, तो रन से आपको समझ आया कि अभी मैं किसी को दौड़ने के लिए कह रहा हूं, यानी मैं किसी एक्ट को करने के लिए बोल रहा हूं, तो ये एक एक्शन वर्ड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं एंड, तो एंड का मतलब होगा कि कोई भी दो नाउन हो सकते हैं, कोई दो वर्ब हो सकती है, या दो कोई क्लोजेस हो सकते हैं, कोई दो सेंटेंसेस हो सकते हैं, मैं उनको कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब बात समझना आपको कि इन वर्ड्स की कोई ना कोई क्लास होती है, हर वर्ड की अपनी एक क्लास है, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ते हैं। और वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी के मैं अगर यहाँ पे अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंट्रोड्यूस कराऊं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होंगे वो देख लो आप। ये होंगे टोटल 8, संख्या में कितने होंगे 8। तो वन बाई वन हम अगर इनको पढ़ने से शुरू करें, तो मैं इनके सबसे पहले नाम लिख रहा हूँ। फर्स्ट है अपने पास नाउन। नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स कह सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स मतलब किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग जिसका नाम की अगर हम बात करें तो उसको हम नाउन बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास प्रोनाउन। नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड, नाउन को रिप्लेस करने वाले वर्ड सभी क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जैसे अगर मैंने ये बोला कि राम इज माय फ्रेंड, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो जो ही रेफर किया गया है राम को, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। थर्ड है अपने पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है विशेषण हिंदी में, यानी ये कुछ मीनिंग ऐड करता है नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि ब्लैक हॉर्स, तो जो हॉर्स था उसका और उसको उसी को क्वालिफाई करता है ब्लैक वर्ड, यानी उसी के मीनिंग में कुछ और ऐड कर देता है, उसको ब्यूटीफाई भी कर सकता है, उसको बुरा भी कर सकता है। तो बात समझना, एडजेक्टिव का मतलब होता है टू ऐड समथिंग, टू ऐड समथिंग इनटू नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ और ऐड कर देना, वही होता है एडजेक्टिव। या आप ये भी कह सकते हैं और सरल भाषा में कि डिस्क्राइब्स नाउन्स और प्रोनाउन, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है, वो है नंबर 4 वर्ब। क्या है, वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स हम इसको मेजरली कह सकते हैं, बट यहाँ पे डूइंग और हैपनिंग दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो अगर मैं ये कहता हूँ कि रन, तो रन का मतलब हो गया दौड़ना, तो ये एक एक्शन वर्ड है। अगर मैं कहता हूँ गो, तो गो एक क्या है, वर्ब है। ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब से आपको वाकिफ करेंगे हम, ठीक है, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाई वन डिटेल डिस्कशन में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो 5th नंबर पे आता है वो है एडवर्ब। एडवर्ब वो सारे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब्स को क्वालिफाई करे, यानी वर्ड्स के मीनिंग में समथिंग ऐड करे। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं वॉक स्लोली, तो वॉक तो करना है, वो तो हो गया आपका वर्ब, बट स्लो करना यानी उसको और क्वालिफाई कर रहा है, उसी के मीनिंग में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जनरली एडवर्ब्स वो सारे वर्ड्स होते हैं जो व्हेन, हाउ, वेयर इनका रिप्लाई करें, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम 6th नंबर का पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ सकते हैं प्रेपोजिशन, पढ़ सकते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्री एंड पोजिशन, मतलब किसी भी ये एक तरीके से रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। ये नाउन को, प्रोनाउन को या किसी ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को, इनका क्या करते हैं, इनका कोई रिलेशन बताते हैं। रिलेशन का मतलब ये एक तरीके से, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि बुक ऑन द टेबल, तो टेबल का और बुक का जो रिलेशन है वो यहाँ पे प्रपोजिशन जैसे शब्द, जो प्रपोजिशन जैसे वर्ड हैं, इस कैटेगरी में जो वर्ड होंगे वो सभी आपको बताने का काम करेंगे। जैसे इन, ऑन, एट, अबाउट, ये सब क्या रहेंगे आपके, टू, फॉर,
विद, ये सब के सब आपके प्रेपोजिशन रहेंगे। इनको भी हम डिटेल डिस्कशन में चेक करेंगे फिर बाद में। अभी के लिए अब हमारा 7th नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा कंजंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन। स्पेलिंग देख लेना एक बार, कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स को हम यूं कह सकते हैं कि जब भी हम कोई दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस, दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस, इन सब को जब भी हम कनेक्ट करना चाहें, यानी दो वर्ड हो या फ्रेज हो या क्लॉज हो या सेंटेंसेस हो या पैराग्राफ्स हो या स्टोरी हो, समझ गए, इन सभी को जब भी हम कनेक्ट करना चाहें तो हम हमेशा हमें कंजंक्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। उन सभी वर्ड्स को हम कंजंक्शंस कहते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं और आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं, इन सब को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल्ड डिस्कशन में। उसके बाद 8th नंबर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो 8th नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन को कह सकते हैं आप। इंटरजेक्शन देखिए वो सारे वर्ड्स जो सडन फीलिंग्स को दिखाते हैं। सडन फीलिंग्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो अब अचानक आपको चलते हुए अगर मान लो लग गई, आप गिर गए, तो जो आपकी आवाजें निकलेंगी वही सब इंटरजेक्शन है। समटाइम्स मतलब अचानक आपने कुछ वंडरफुल देख लिया या बहुत अचानक आपको बहुत अच्छा देख लिया, तो उसके बाद में आप कुछ अलग से सडन फीलिंग्स का जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे हुर्रे, ब्राउ, और आप इंटरजेक्शन में एलियास, ये सब ये सब वर्ड्स जो होते हैं, सडन एक्सप्रेशन जो होती है फीलिंग्स के, उन्हीं को हम इंटरजेक्शन जैसे वर्ड्स की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि अब हम बेसिकली हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच है किसी भी ग्रामरियन की बुक से देखें तो, बट एक पार्ट ऑफ स्पीच है तो नहीं, बट उसको हम कह सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करता है, और उसका नाम है, अगर मैं इसको 9 नंबर दे दूं तो इसको हम कह सकते हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स वो सब वर्ड्स जहां आप जो नाउन को डिटरमाइन करें, यानी नाउन को जो डिटरमिन करने वाले वर्ड्स होते हैं, उन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनर्स बोलते हैं। तो डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स में आ जाते हैं, और आप देख रहे होंगे ऐसे कोई भी वर्ड्स जो नाउन को डिटरमिन करें। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज ए पेन, तो ये पेन जो है इसको डिटरमिन कर रहा है कि ये कितने हैं, इसको संख्या बता रहा है। क्वांटिफायर्स हो सकते हैं, इसकी क्वालिटी क्वांटिफायर्स मतलब इसकी क्वांटिटी को बता रहा है या इसकी संख्या को निश्चित कर रहा है। तो दीज आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। तो इसके बाद हम जैसे ही वर्ड से वर्ड क्लास को पढ़ लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में करते हैं, तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से वर्ड की फॉर्मेशन के बाद हम किस तरीके से एक्ट करेंगे, यानी वर्ड से हम किस नए सेट को फॉर्म करेंगे, और उस सेट को हम जो बोलेंगे वो रहेगा फ्रेज। यानी वर्ड से हम फ्रेजेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और फ्रेजेस होती क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 2 से ज्यादा वर्ड्स, ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का जो ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे फ्रेज, यानी 1 से अधिक वर्ड्स हो बेसिकली। यानी मैं अगर फ्रेज को यहां पे ऐसे बोलूं, अगर कि मैंने कहा कि राम एंड श्याम, राइट, तो राम एंड श्याम, यहां पर टोटल कितने वर्ड हो गए, यहां पर वर्ड हो गए 3, और इस तीनों वर्ड्स का, ये तीनों वर्ड एक्ट करेंगे किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह, ठीक है, राम एंड श्याम, ठीक है। ये बीच में कोई कंजंक्शन के थ्रू आप ये कनेक्ट रहेंगे, या फिर आप ये समझ लेना कि 1 से ज्यादा वर्ड्स, ठीक है, जहां भी होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। और अब इसका कोई पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। राम एंड श्याम, जैसे आपने बोला कि राम एंड श्याम क्या होता है, तो राम एंड श्याम से आपको समझ आता है, मीनिंग तो मिलता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता। तो इसी बात को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। चलिए इस बात को हम समझना शुरू करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द फ्रेज मीनिंग इज। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रेज। फ्रेज को हमने डेफिनेशन दिया, a group of words without complete meaning, ठीक है, पूरा मतलब नहीं होगा, यानी पूरा का पूरा अर्थ नहीं निकलता है, यानी पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बनेगा किसी भी फ्रेज का, बट हाँ उसका मीनिंग होगा, यानी कंप्लीट मीनिंग
नहीं मिलेगा लेकिन मीनिंग मिलेगा। एग्जाम्पल आपने देखा राम एंड श्याम, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि अब एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग अगर मैंने बोला इन द मॉर्निंग, तो इस इन द मॉर्निंग का मीनिंग तो आपको मिलता है सुबह में, यानी सुबह के टाइम, लेकिन आपको ये कंप्लीट सेंस नहीं है कि क्या सुबह के टाइम, क्यों सुबह के टाइम, या कैसे सुबह के टाइम, यानी क्या कहना क्या चाहता है, पूरा सेंटेंस नहीं है ये। तो ये फर्क है इस बात का समझना कि यहां पर अगर मैं जब भी ये बात करूं फ्रेज की, तो फ्रेज का जब भी नाम लिया जाए आप ये बात समझ लेना कि मैं विदाउट कंप्लीट मीनिंग की बात कर रहा हूं और एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब मैंने फ्रेज पढ़ लिया है, फ्रेज का मीनिंग मैं अगर जान लिया हूं, तो पहले मैं सबसे पहले ये भी जान लूं कि फ्रेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं और ये एक्ट करता है। एक बात और जान लो, टाइप्स जानने से पहले, ये एक्ट करता है, ये एक्ट करेगा, एक्ट्स एज ए पार्ट ऑफ स्पीच। ये सेंटेंस में किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह एक्ट करता है। जैसे मान लो अगर मैंने ये बोला है कि फ्रेज, तो फ्रेज को मैं ऐसे कैटेगराइज कर सकता हूं, फ्रेज को मैं कैटेगराइज कर सकता हूं, या तो ये फ्रेज जो होगी ये नाउन फ्रेज होगी, नाउन फ्रेज, या फिर ये जो फ्रेज होगी ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी, एडजेक्टिव फ्रेज, और या फिर ये फ्रेज आपके पास एडवर्ब फ्रेज होगी, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो फ्रेज बेसिकली तीन कैटेगरी में हम पढ़ने वाले हैं, या तो वो नाउन फ्रेज होगी जो भी फ्रेज होगी, या फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज होगी, या फिर उसी जो भी कोई फ्रेज बनती है, एक से ज्यादा वर्ड्स की एक फ्रेज बनती है वो, या फिर एडवर्ब फ्रेज होगी। यानी मैं सिंपल ये कह सकता हूं कि अगर ये एक्ट करती है, अगर ये एक्ट करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह, तो इसका क्या मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी या तो वो नाउन बन सकती है फ्रेज वहां पे सेंटेंस में, या फिर वो एडजेक्टिव बन सकती है, या फिर वो एक एडवर्ब का रूप ले सकती है किसी भी सेंटेंस में। एक सेंटेंस के थ्रू हम अगर इस बात को समझे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं एक सेंटेंस में दिखाता हूं आपको, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जैसे राम एंड श्याम goes to school in the morning. ओके, नाउ लुक एट द सेंटेंस, और मुझे आप ये बताइए कि राम एंड श्याम जो मैंने ये लिखा है, राम एंड श्याम अगर मैंने लिखा है, तो इस राम एंड श्याम को आपने ये देखा है कि ये पूरा का पूरा एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे इस सेंटेंस में। और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये अगर यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है इस सेंटेंस में, देखिए हम इसको भी पढ़ने वाले हैं आगे आके। अभी आप इतना समझिए कि अगर ये सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बन सकता है, वो नाउन बन सकता है। तो यानी ये आपकी पास हो गई नाउन फ्रेज, ये हो गई आपकी नाउन फ्रेज। और उसके बाद अगर मैंने ये लिखा गोज, तो गोज आपकी ये हो गई वर्ब, यानी ये एक्शन वर्ड हो गया आपका। और अगर मैं ये कहता हूं टू, तो ये टू और स्कूल, यानी आपको ये देखना है गो और स्कूल के बीच में जो कनेक्टिंग यानी जो रिलेशन बताने वाला है स्कूल और गो को वर्ड का, इसको हम कहने वाले हैं प्रेपोजिशन। और स्कूल जो है ये आपका इस प्रेपोजिशन का, इसी प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये बात भी समझ आ गई है कि स्कूल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो नाउन भी है यहाँ पे। अब आपको इसके बाद में आगे समझना है कि यहाँ पर इन द मॉर्निंग एक वर्ड लिखा हुआ है, इन द मॉर्निंग, ये आपके पास तीन वर्ड है और इन तीनों वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इन द मॉर्निंग, यानी ये आपको टाइम बताना है, ठीक है। व्हेन एक वर्ड है व्हेन, और इस व्हेन का ये रिप्लाई है इन द मॉर्निंग, कब जाते हैं वो राम और श्याम स्कूल कब जाते हैं, तो ये बोला गया कि इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो जो इन द मॉर्निंग है यही आपका क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब है, यानी ये पूरी की पूरी फ्रेज, देखिए इस फ्रेज को बोलेंगे हम एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। और इस पूरी फ्रेज को ये जो एक्ट कर रही है यहाँ पे, ये एक्ट है इसका एज ए एडवर्ब,
तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एज ए एडवर्ब काम कर रही है यहाँ इस सेंटेंस में, बट इस पूरी फ्रेज को हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे और ये रहेगी आपकी नाउन फ्रेज, ये रहेगी आपकी नाउन फ्रेज। तो इसको आप ये समझना कि जब भी हम किसी फ्रेज की बात करें तो वो फ्रेज किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन फ्रेज, एज एन एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एज एन एडवर्ब फ्रेज की तरह दिखेगी हमें सेंटेंस में, और वो एक्ट करेगी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह। तो मैं ये आपको फंडामेंटल नॉलेज जो आपको दे रहा हूं, इस बात को समझते रहिए क्योंकि ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपके जो स्पॉटिंग एरर्स हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो होना मुश्किल ही नहीं, मैं ये मान के चलता हूं कि नामुमकिन है। तो आगे देखते हैं, हमने फ्रेज जानने के बाद हम आते हैं फ्रेजेस से हम बनाएंगे सेंटेंसेस। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। सेंटेंस का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, राइट। तो आपको ये पता चला कि वर्ड्स होता क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग को हम अगर सेंटेंसेस कहते हैं यानी सेंटेंस कहते हैं, तो सेंटेंस को आप ये समझना कि वहां पे कंप्लीट मीनिंग का होना आवश्यक है। अगर मैं ये कहता हूं, यहां पे मैं ये बोल दूं, अगर जैसे मान लो आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, तो अब आप ये समझना कि इसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, और इस प्रॉपर मीनिंग अगर ये वाले जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको अगर हम प्रॉपर मीनिंग से कन्वे करते हैं तो ये क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। तो आप समझना इस बात को कि सेंटेंस में ये आवश्यक नहीं है कि हाउ मेनी वर्ड्स देयर, मतलब कितने वर्ड्स होंगे, ये आवश्यक नहीं है, बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उन वर्ड्स के ग्रुप से कोई एक मीनिंगफुल यानी एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट होना चाहिए और एक ऐसा सेंस निकलना चाहिए जिससे आपकी बात कंप्लीट हो सके। उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए सेंटेंस को समझने से पहले आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे, यानी सेंटेंस में होता क्या क्या है। तो उस सेंटेंस को समझने के लिए सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, वो दोनों पार्ट अगर हम पढ़ें तो पहला पार्ट क्या है और दूसरा पार्ट क्या है, हम सबसे पहले लिखते हैं सेंटेंस, सेंटेंस। और सेंटेंस के दो पार्ट जो होंगे वो एक पार्ट को कहते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस का उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मीनिंग क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूं। सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, ये होता है सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट। और ये जो है प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट ये है कि व्हाट इज told about the subject। इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों बातों का मतलब समझना। मैं अगर जैसे मान लो एक सेंटेंस के थ्रू अगर ये इस बात को समझा दूं आपको तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने ये बोला राहुल bought a book for 150 रुपीज। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया ये, राइट। अब इस सेंटेंस को आपके सामने एनालिसिस करके दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले ये देखता हूं कि ये वाला वर्ड जो आपके पास राहुल है इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। इसको हम सब्जेक्ट क्यों कहेंगे अभी मैं बताता हूं आपको। और उसके बाद जो रेस्ट पार्ट पूरा बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट मतलब इस सेंटेंस में राहुल बॉट ए बुक फॉर 150 रुपीज, मतलब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये है राहुल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसी को हम सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस बात को ऐसे समझते हैं ज्यादातर कि सब्जेक्ट इज अ डूअर,
देखिए सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है और सब्जेक्ट डूअर नहीं भी हो सकता है, इस बात की मैं आपको पुष्टि करता हूं अगले वाली स्लाइड में। इससे पहले आप इतना समझिए कि सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वो होता है व्हाट वी टॉक अबाउट। हम यहाँ इस सेंटेंस में किसकी बात करें, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राहुल की। तो यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो बना है वो क्या बना है, राहुल बना है। या डूअर है नहीं है इससे बात से फर्क नहीं पड़ता। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन को आप कंफर्म करिए कि सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, और प्रेडिकेट जो होता है व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बात कही गई है वो जो बच गया रेस्ट वो आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट को आप दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हो कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी बच गया है सेंटेंस में वो सब क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट है अगर इस सेंटेंस में, तो ये क्या बच गया आपके पास, प्रेडिकेट बच गया। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मीनिंग आप समझ पाए होंगे इस सेंटेंस के थ्रू। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, मान लो मैंने अगर एक सेंटेंस ऐसे लिख दिया, राहुल एंड गीता, राहुल एंड गीता वॉक स्लोली, स्लोली। एक सेंटेंस लिखा हमने, राहुल एंड गीता वॉक स्लोली। तो देखिए अब इसमें अगर मुझे यहां से ये देखना पड़े कि भाई इसमें सेंटेंस में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है मेरे पास राहुल एंड गीता। राहुल एंड गीता ये क्या है, सब्जेक्ट है। एंड वॉक स्लोली क्या है मेरे पास, ये है प्रेडिकेट। अब मैं इसमें कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, वो बातें क्या है, प्रेडिकेट, राइट। राहुल ये भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, यानी ये भी वॉक स्लो ही करता है, ठीक है। ये भी अपना जो प्रेडिकेट है ये दोनों सब्जेक्ट के लिए है, राहुल के लिए भी और गीता के लिए भी। तो ये जो हुआ हमारा, ये हुआ सब्जेक्ट 1 और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट 2। और इन जब दोनों सब्जेक्टों को हमने मिला दिया एंड कंजंक्शन से, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं COMPOUND, कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड सब्जेक्ट है इसके एक प्रेडिकेट हो सकता है, यानी हमारे पास यहां पर अगर देखा जाए तो मेरे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने हैं, 2 हैं, और प्रेडिकेट कितना है, 1 है। लेकिन इस पूरे 2 सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट बना हुआ है और उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड सब्जेक्ट, और एक प्रेडिकेट है। अब एक दूसरा सेंटेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो दूसरा सब्जेक्ट के और दूसरा सेंटेंस क्या है वो देखिए। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि Ramesh went to Delhi. Ramesh went to Delhi and looked for a job. And looked for a job. अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं आपको बात करूं कि रमेश इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, कौन है सब्जेक्ट, रमेश। और रमेश के अलावा ये टोटल, अब इस बात को समझिए आपके पास प्रेडिकेट क्या क्या है, मैं अलग पेन से बता देता हूं आपको। वेंट टू दिल्ली, रमेश ने क्या किया, दिल्ली गया, तो ये एक प्रेडिकेट हो गया, एक काम किया उसने, प्रेडिकेट। व्हाट वी टॉक अबाउट रमेश एंड व्हाट इज टोल्ड अबाउट रमेश, रमेश के बारे में क्या बोला कि वो दिल्ली गया हुआ है, तो प्रेडिकेट 1। दूसरा एंड से कनेक्ट करके लुक्ड फॉर ए जॉब, और उसने जॉब के लिए तलाश भी की, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट 2। और अब इन दोनों प्रेडिकेट को एक ही साथ अगर लिखेंगे तो ये हो गया आपका कंपाउंड प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट। तो मतलब आप इस बात से ये समझ पाए होंगे कि रमेश वेंट टू दिल्ली एंड लुक्ड फॉर अ जॉब, इस सेंटेंस में रमेश सब्जेक्ट 1 है, कोई कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, बट प्रेडिकेट 2 हैं। लेकिन प्रेडिकेट 2 हो सब्जेक्ट 1 हो, या सब्जेक्ट 2 हो प्रेडिकेट 1 हो, तब भी आप ये बात समझ के चलना कि वो सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये यहाँ पर ये वाली बात बताने की कोशिश करी है कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। अगर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है तब भी वो सेंटेंस पूरा मीनिंग कन्वे करता है। अगर एक सेंटेंस में
एक सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट हैं तब भी उसका मीनिंग कंप्लीट कन्वे हो जाता है, और अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और एक प्रेडिकेट है तब भी उसका कंप्लीट मीनिंग कन्वे किया जा सकता है। अब मैं चलता हूं कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, ये आप क्लास 6 की बुक्स में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं यहां पर आपको सेंटेंस के टाइप्स समझाना चाहता हूं। तो सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं देखिए। सेंटेंस के टाइप्स जो होंगे, यानी सेंटेंस को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर इसके मैं टाइप्स की बात करूं तो दो तरीके से, अकॉर्डिंग टू function, according to function and according to structure, स्ट्रक्चर। देखिए एक तो होता है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको बांट सकते हो सेंटेंस को, और एक होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं अगर फंक्शन की बात करूं तो ये हो सकता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस, इसमें आपके पास देखिए दो तरीके के सेंटेंसेस हो सकते हैं। एक अफर्मेटिव हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है। मैं समझाता हूं आपको इनको क्यों बोलते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस एक सिंपल असर्शन होती है। असर्टिव सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, यानी हम इन सेंटेंसेस को नंबर 1 सेंटेंसेस, मतलब इनको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। स्टेटमेंट बोल सकते हैं मतलब अगर मैंने ये बोल दिया राहुल वॉक्स स्लोली, तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग होता है जहां पे नोट होगा सेंटेंस में। अगर मैं ये बोलूं कि आई डू नॉट राइट विद पेन, यानी मैं पेन से नहीं लिखता, तो इसका क्या मतलब है कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट भी है। यानी इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरी टाइप का जो सेंटेंस हो सकता है वो सेंटेंस असर्टिव के बाद जो अगले टाइप का सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस बन सकता है आपका क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को आप नाम देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप ये बात समझना, जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी दो टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड जनरली स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से, WH वर्ड, राइट। और जो दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। क्लोज एंडेड का मतलब होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं कि क्या आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है, आप इधर आंसर करोगे यस और आंसर करोगे नो। अगर मैं ये पूछता हूं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, तो इस समय आपके पास यस नो में आंसर करने का रास्ता नहीं है। अब आपको आंसर करना पड़ेगा, खुलकर आंसर करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या लेते हैं, आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेते हैं। तो वो सब चीजें जो आप बताने वाले हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ओपन एंडेड, यानी आपको ओपन होना है आंसर करने में, एक यस या नो में आंसर नहीं करना होता है। ये जो वर्ड्स, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये जनरली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो आपने दो टाइप के सेंटेंसेस समझ लिए हैं। अभी अकॉर्डिंग टू फंक्शन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। ये पहला, अगर मैं यहां पे लिखता हूं सेंटेंस, और अगर मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपने पहले टाइप के लिखे सेंटेंस कौन से, असर्टिव। दूसरे टाइप के लिखे आपने कौन से, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड नाउ थर्ड टाइप का जो सेंटेंस हो सकता है वो हो सकता है आपका इंपेरेटिव। यानी आपके पास देखिए क्वेश्चंस
होने के बाद या तो आप जनरली कोई स्टेटमेंट देंगे या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आपके पास किसी को ऑर्डर हो सकता है, कोई एंट्रिटीज हो सकती है, कोई रिक्वेस्ट हो सकता है या कोई कमांड हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइप के जो सेंटेंस होंगे वो आएंगे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे अगर आप ये बोलते हो ना प्लीज ओपन द डोर, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर मैं ये बोलूं वॉक स्लोली, तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर मैं ये बोलूं शट योर माउथ, तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। अब इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बाद में एक फोर्थ टाइप का जो और बनता है उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है सडन फीलिंग्स। जैसे मान लो अगर मैंने एक सेंटेंस बोला हुर्रा वी हैव वन द मैच, मतलब एकदम सडनली मैच जीते और आपने एक सडन एक्सप्रेशन निकाल दी और आपने बोला हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो ये क्या था आपका, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सडन फीलिंग्स होती है। अगर मुझे अभी लग गई और मैंने बोला आउच, तो ये क्या है, एक सडन एक्सप्रेशन है जिसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, सडन फीलिंग है इसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो ये सभी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। कुछ बुक्स 4 टाइप के सेंटेंसेस बताती हैं, कुछ बुक्स 5 टाइप के सेंटेंसेस बताती हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन मैं इनको 5 तरीके से डिस्कस कर सकता हूं। पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, मैं तीसरा पढ़ सकता हूं इंपेरेटिव, एंड चौथा पढ़ सकता हूं एक्सक्लेमेटरी, एंड द 5th वन इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ब्लेसिंग्स हो सकती है, ठीक है। और आप ये मान सकते हो, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम, ये सारे के सारे, मे यू गॉड ब्लेस, ये सब के सब होंगे क्या, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आप किसी को वरदान देने की बात करते हैं या आप किसी के लिए कोई मतलब अच्छी विश करते हैं। तो ये सब के सब ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जब किसी का वेलकम करते हैं आप, या कुछ ग्रीटिंग्स होती हैं। जैसे मान लो अगर मैंने बोला गुड मॉर्निंग, क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बोला गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, तो वो क्या था, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैटर्न था। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम ब्लेसिंग्स या ग्रीटिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आप ये बातें समझ पाए होंगे कि सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम 5 टाइप से बांट सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा पैटर्न है सेंटेंसेस को बांटने का, वो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना के आधार पर, यानी क्या स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का। तो स्ट्रक्चर 3 तरीके से बन सकता है, या तो बनेगा सिंपल सेंटेंसेस, दूसरे बनेंगे, यहां पे देखिए एक सिंपल मेन क्लोज होगा, यानी एक क्लोज होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। एक सब्जेक्ट 2 प्रेडिकेट भी हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट भी हो सकता है, बट कहीं पर कोई ऐसा कंजंक्शंस के थ्रू यानी क्लोजेस का कनेक्शन नहीं होगा। जहां पे क्लोजेस एक से ज्यादा नहीं है उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस। अब उसके बाद में अगर एक से ज्यादा क्लोज आपस में जुड़ जाए तो उनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। राइट, सिंपल सेंटेंसेस, एंड उसके बाद तो जो सेकंड टाइप आ गई वो आ गई आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, तो कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या है, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सिंपल सेंटेंस में हमने बोला एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, 2 सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट 2 प्रेडिकेट, कुछ भी हो, बट कहीं पर कोई क्लोजेस का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये वर्ड क्लोज क्या है इस सेंटेंस के बाद में समझते हैं इसको, उससे पहले सिर्फ इतना ध्यान रखिए, कंपाउंड सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हिच कनेक्ट्स विद अ मेन क्लोज विद अनदर कोऑर्डिनेट क्लोज के साथ जुड़ने वाले सभी मेन क्लोज और मेन क्लोज के साथ जब जुड़ जाएंगे तो उन सारे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं, इसके बाद सबसे पहले मुझे क्लोज समझानी पड़ेगी तब समझ में आएगा। उससे पहले थर्ड टाइप और देख लो, उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होगा उसमें एक मेन क्लोज होगी और
एक एक के बाद में एक कम से कम सबऑर्डिनेट क्लोज होनी चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि सेंटेंस के हमने सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से बांटा जा सकता है। पहला है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि उसका फंक्शन क्या कर रहा है, वो क्या स्टेटमेंट है, क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यानी क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या क्या आपको ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, यानी क्या वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, या फिर उसके बाद जो और टाइप बन सकता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, वो बन सकता है कि क्या सेंटेंस में कोई सडन फीलिंग का एक्सप्रेशन हुआ है, यानी क्या वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या उसके अलावा क्या कोई सेंटेंस में ब्लेसिंग्स या ग्रीटिंग की बात कही गई है। अगर ऐसा है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर आपने फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ लिया सेंटेंस, तो उसके बाद में जो दूसरा टाइप बचता है सेंटेंस को आपको कैटेगराइज करने का, वो बचता है आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है या तो सिंपल सेंटेंस, या फिर कंपाउंड सेंटेंस, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल हमने ये बोला है कि उसमें एक ही क्लोज होगी, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लोज होंगी, लेकिन एक मेन क्लोज होगी और दूसरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ एक कोऑर्डिनेट क्लोज होगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्लोज के साथ मेन क्लोज का जुड़ना वही कहलाता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। और जब कंपाउंड सेंटेंस के बाद में हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है ये देखना कि एक सब्जेक्ट एक मेन क्लॉज होगी और मेन क्लॉज के साथ आपके पास एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, यानी मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ अगर आप ऐड करके एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस को कैटेगराइज किया है। अब आते हैं एक बार हम क्लोज को समझते हैं। तो क्लोज क्या है, देखिए क्लोजेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो क्लोजेस को अगर हम पढ़ें तो मैं क्लोजेस को ये कह सकता हूं कि इसके पास अपना एक सब्जेक्ट होगा और एक अपना प्रेडिकेट होगा, राइट। जैसे मान लो अगर मैंने एक सेंटेंस बना दिया यहां पे, रितु invited me, रितु invited me but I could not accepted her invitation। रितु इनवाइटेड मी बट आई कुड नॉट एक्सेप्टेड हर इनविटेशन, ये एक सेंटेंस मैंने बोला है। तो अब बात समझना, अगर मैं इस क्लोज की बात करूं तो यहां पर मेरे पास रितु इनवाइटेड मी एक अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक सेंटेंस है अपने आप में। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे देखूं कि इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है सब्जेक्ट रितु, ये है आपके पास सब्जेक्ट, और इनवाइटेड मी जो आपके पास जो बच गया पार्ट, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, इसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। अब उसके बाद एक आई यहां पर है आई, तो आई क्या है इस अगले सेंटेंस में, आई है सब्जेक्ट, और कुड नॉट एक्सेप्टेड हर इनविटेशन, ये क्या बन गया आपका इस अगले वाले सब्जेक्ट आई का प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, राइट। अब आप इस बात को समझना, और ये दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक तरीके से सेंटेंस टाइप लग रहा है हमें, और हम क्या कर रहे हैं यहां पर बट एक कंजंक्शन है आपका, कंजंक्शन है। तो इस बट वाले कंजंक्शन से ये दो क्लॉजेस जुड़ी हुई हैं। अब इन्हीं क्लॉजेस को मैं ये बोलूंगा कि जैसे मान लो मेरे पास ये वाली जो क्लॉज है, ये वाली क्लॉज, इस क्लॉज को मैं बोलता हूं मेन क्लोज, मेन क्लोज बोलता हूं। और ये बट जो कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन के साथ जो क्लोज होती है इसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कंजंक्शन कौन सा है। तो कंजंक्शन अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो हम इसको कोऑर्डिनेट क्लोज बोल देंगे,
राइट तो अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आज की ये डेमो क्लास मतलब आज का ये जो फंडामेंटल क्लास है इसमें हम सिर्फ इतना समझेंगे कि क्लोज होती क्या है। तो क्लोज उसको कहते हैं, क्लोज के अपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं, राइट। क्लोज के अपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं और ये एक सेंटेंस में सेंटेंस के पार्ट के रूप में काम करता है, राइट। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि क्लोज क्या होती है, क्लोज क्या होती है, तो अब क्लोज की डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्लोज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, राइट, पार्ट ऑफ सेंटेंस। दूसरी बात, इसका अपना, इट हैज own subject and predicate, इसका अपना एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्लोज। तो बेसिकली हम लगे हाथ दो क्लोजेस के बारे में भी जान लेते हैं। क्लोजेस हमारी जो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजेस हैं उनके बारे में जान लेते हैं हम। एक तो है हमारी क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, और दूसरी क्लोज जो है हमारी वो है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लोज, राइट। तो कोऑर्डिनेट क्लोजेस कौन कौन सी हैं वो देखना आप। कोऑर्डिनेट क्लोजेस को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट क्लोज वो सारी क्लोज हैं, एक निमोनिक में बना के बता देता हूं आपको। फैन बॉयज, फैन बॉयज का मतलब एफ का मतलब फॉर, तो ये आपके जो है फैन बॉयज ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इसके अलावा जितने भी कंजंक्शंस बचते हैं, यानी ये कंजंक्शन का शॉर्टकट है, इसके अलावा जितने भी कंजंक्शंस बचते हैं वो सब के सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। और अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ कनेक्ट हुआ है अगर कोई क्लोज, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज। और अगर सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ कोई सेंटेंस या कोई क्लोज कनेक्ट हुई है तो उस क्लोज को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। तो देखिए सबऑर्डिनेट क्लोज में सारे WH वर्ड्स, जितने भी WH वर्ड्स हैं, राइट, वो सबके सब आपके क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं, एक सेंटेंस बोलूं, हमें आई नो व्हाट यू want from me, तो अब इस सेंटेंस को अब एक बार आप पढ़ के देखना, इस सेंटेंस का मतलब आपको समझ आएगा। इस सेंटेंस का मतलब अगर आपको समझ में आया तो ये देखना आपको, आई नो, आई नो, ये आई सब्जेक्ट है, नो प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट ये सब्जेक्ट, और ये आपकी मेन क्लोज भी है, मेन क्लोज भी है, राइट, मेन क्लोज। अब व्हाट कंजंक्शन जुड़ गया और आपके पास दूसरा ये यू सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका, और वांट फ्रॉम मी एक प्रेडिकेट है। अब मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है, प्रेडिकेट, यही समझाने की कोशिश करी है कि ये एक क्लोज है अपने आप में, राइट, और ये एक क्लोज ये है, कंजंक्शन व्हाट से जुड़ रहा है। अब व्हाट किस टाइप का कंजंक्शन है वो आपको मैंने बताया कि WH वर्ड सारे के सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। तो अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के थ्रू जुड़ रहा है तो ये पूरा सेंटेंस में एक मेन क्लोज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, यानी ये अपने पास एक मिक्स्ड, यानी अब आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन चुका है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की यही पहचान होती है कि एक सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ एक मेन क्लोज हो, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब समझना बात, आई नो व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, मैं जानता हूं आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर इस सेंटेंस को मैं सही से थोड़ा सा एनालिटिकल लेवल पे ले जाऊं तो देखिए कैसे होगा, आई नो व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। आप ये देखना, ये आपका सब्जेक्ट यानी ये आपका एक प्रोनाउन भी है, राइट, नो आपका एक प्रेडिकेट भी है और वर्ब है आपकी ये, राइट, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। अब व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, ये वाला पूरा का पूरा आपका इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है,
राइट, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी ये पूरा एक सेंटेंस है, सेंटेंस का पार्ट ही होते हैं कौन कौन से, क्लोजेस भी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्लोजेस आर द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, राइट, व्हिच एक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड इट हैज ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उनके खुद के अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्लोजेस। तो आज की क्लास में हम यहीं पर खत्म करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि क्या समझाने की कोशिश करी है हमने। सबसे पहले हमने इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज समझने की कोशिश करी है, और उस लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। उस 26 लेटर्स में हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 वाउल्स होते हैं, और उन 21 कॉन्सोनेंट एंड 5 वाउल्स से हम कोई भी एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट करके किसी वर्ड्स का निर्माण किया जा सकता है। और उस वर्ड्स के निर्माण, देखिए, अगर जब तक वर्ड्स का मीनिंग नहीं निकलेगा तब तक वो कोई वर्ड नहीं होगा। मैंने आपको एक बुक वाले एग्जांपल से समझाया है, ठीक है। तो एक कंप्लीट मीनिंग यानी एक सेंसिबल जो वर्ड फॉर्मेशन होगी वो आप समझ चुके हैं। उसके बाद इन वर्ड्स के ग्रुप से हम किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, या एक फ्रेज भी बना सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक से ज्यादा वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग तो होगा फ्रेज, राइट। और फ्रेज कौन कौन सी हो सकती है? फ्रेज हो सकती है नाउन फ्रेज हो सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है, और एडवर्ब फ्रेज हो सकती है। मतलब किसी भी सेंटेंस में एक फ्रेज का काम एज ए नाउन हो सकता है, एज एन एडजेक्टिव हो सकता है, और एज एन एडवर्ब हो सकता है। वर्ब फ्रेज की भी बातें करेंगे हम आगे चल के, बट यहाँ पर हमने मोटी मोटी फंडामेंटल की बातें करना शुरू की है। तो अब उसके बाद फ्रेजेस के बाद में हमने क्या बोला कि जब फ्रेजेस कनेक्ट होने लगेंगी तो आपको ये पता होगा कि फ्रेजेस एक्ट करती हैं एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड की कोई क्लास रही होगी। वर्ड की क्लास का मतलब ये है कि वर्ड्स की एक कैटेगरी है। डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो आपको 8 टाइप्स के वर्ड्स कैटेगरी आपको मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो वर्ड्स? वो वर्ड्स नाउन हो सकता है, यानी नेमिंग वर्ड हो सकता है। प्रोनाउन, यानी जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन रिप्लेसिंग वर्ड्स हो सकते हैं प्रोनाउन। तीसरा हो सकता है एडजेक्टिव हो सकता है, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइंग करने वाले वर्ड्स जो एडजेक्टिव होते हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद में वर्ब हो सकती है, यानी जो एक्शन वर्ड होते हैं, नाउन क्या कर रहा है उस सेंटेंस में, वो वाले वर्ड्स आपको बताए जा सकते हैं। यानी वर्ब, नाउन की एक वर्ड्स की एक क्लास, एक कैटेगरी वर्ब भी हो सकता है। वर्ब के अलावा इसके बाद एक एडवर्ब हो सकता है जो वर्ब की मीनिंग में कुछ और ऐड कर दे, यानी वर्ब को जो क्वालिफाई कर दे, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। तो वो भी हो सकते हैं। एडवर्ब के बाद में हमारे पास प्रेपोजिशन हो सकते हैं जो कोई रिलेशंस बता सकते हैं नाउन का या प्रोनाउन का। और उसके अलावा कंजंक्शंस हो सकते हैं। कंजंक्शंस मतलब कनेक्टिंग वर्ड्स हो सकते हैं जो नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, या फिर वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, और सब्जेक्ट सेंटेंस को सेंटेंस से, और पैराग्राफ को पैराग्राफ से कनेक्ट कर दे। वो सब के सब हमारे क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शंस में हम ज्यादा नहीं पढ़े थे, बस एक छोटी सी बात पढ़े थे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस नहीं होते। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं जो हमने एक निमोनिक से तैयार किए थे। फैन बॉयज, आप देखना एक बार क्लास को रिवाइज करके। फैन बॉयज के अलावा जितने भी कंजंक्शंस या फिर WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब के सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। अब हमने यहाँ पर एक चीज और पढ़ी है कि इन सब कैटेगरीज कंजंक्शंस के बाद में एक इंटरजेक्शन और है 8th नंबर, और इंटरजेक्शन में वो सभी सडन फीलिंग्स वाले वर्ड्स, हुर्रे, वाव और ब्राउ, ये सारे शब्द हम शामिल करते हैं जिनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। इंटरजेक्शंस कुछ सडन फीलिंग्स के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं। इन 8 कैटेगरीज के अलावा एक कैटेगरी और होती है, हालांकि उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं करते, बट वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। उसको कहते हैं हम डिटर्मिनर्स, जिनमें क्वांटिफायर्स ये सब आते हैं आपको, जो नाउन को डिटरमिन करें। उसके बाद जब इन कैटेगरीज को हम पढ़े तो इन्हीं कैटेगरी को, यानी ये वर्ड्स की जो कैटेगरी थी, इसी कैटेगरी को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दे दिया। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने अलग से पढ़ना शुरू किया, 1 by 1, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इस तरीके से। और अब जब ये क्लासेस पता चल गई तो इन्हीं का बेसिक से हमने आगे शुरू किया था सेंटेंस। तो एक जब सेंटेंस हमने निर्माण किया, एक सेंटेंस बनाया कुछ भी, तो एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस के हमेशा कितने पार्ट होते हैं? 2। कौन से 2 पार्ट होंगे? पहला पार्ट सब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, व्हाट वी टॉक अबाउट, प्रेडिकेट, what is told about the subject।
यानी सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के लिए बात कही गई है सेंटेंस में। अगर मैं ये कह दूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे सेंटेंस मैं है, यानी अगर मैं ये बोलूं आई टीच इंग्लिश, तो आई इज अ सब्जेक्ट हियर, और टीच इंग्लिश ये आपका प्रेडिकेट होगा सेंटेंस में। आप जब क्लास देख रहे थे तो आपको पता होगा, आपने नोट्स बनाया तो आप एक बार उसको देखिए, प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। जब हमने बोला कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना बिल्कुल आवश्यक है, अदरवाइज वो सब्जेक्ट यानी अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है, तो हमने ये कहा कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होने पर एक सेंटेंस का निर्माण हो सकता है। बट किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे राम एंड श्याम, तो राम भी हो गया, श्याम भी हो गया। तो यहां पर जो एक से ज्यादा वर्ड्स के द्वारा अगर कोई सब्जेक्ट बनता है तो उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोल दिए जाते हैं। यानी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट या एक से ज्यादा प्रेडिकेट हो सकते हैं। अगर वहां पर कोई कंजंक्शन के थ्रू कोई कनेक्शन नहीं है क्लोजेस का, तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं? सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला टाइप है हमारा अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और दूसरा टाइप है हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम 5 टाइप से बांट सकते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस के फंक्शन 5 हो सकते हैं। या तो वो स्टेटमेंट हो सकता है, स्टेटमेंट का मतलब असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पहला अफर्मेटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव को एक दूसरे नाम पॉजिटिव से भी जानते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस हो सकते हैं, जिनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास इंटेरोगेटिव के बाद में इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते थे, जिनको हम कमांड, एंट्रीज या फिर रिक्वेस्ट्स इनको कहते थे। और इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में हमने पढ़ा था एक ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंसेस में हमारे पास ना तो स्टेटमेंट है, ना कोई रिक्वेस्ट या कमांड या कोई ऑर्डर है, और ना ही हमारे पास कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहां पे हम किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। कि जैसे सडनली अगर मैं कोई मैच जीत गया हारता हुआ, तो मैं एकदम चिल्ला के बोलूंगा कि प्राउ प्राउ, ऐसे। तो ये वाले सेंटेंसेस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और इसके बाद एक और टाइप के सेंटेंसेस बचते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनको कहते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर those sentences which expresses greetings and blessings। जैसे मैं अगर ये बोलूं कि may you God bless, तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल है। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि एक सेंटेंस है वेलकम, राइट, कांग्रेचुलेशंस, तो ये सारे सेंटेंसेस एग्जांपल है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के। तो इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सिंपली आपके पास एक ही क्लॉज होगी। कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लोज होंगी। पहली क्लोज मेन क्लोज, मेन क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज भी बोला जा सकता है। मेन क्लोज के बाद में वो कनेक्ट होगी किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू कनेक्ट हो रही है तो उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज। यानी 2 क्लोज, प्रिंसिपल या मेन क्लोज प्लस कोऑर्डिनेट क्लोज, इन दोनों क्लोजेस के कनेक्शन को हम बोलते हैं एक सेंटेंस अगर बना दे तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और अगर हम किसी मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज को सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ यानी सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ जोड़ते हैं तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के टाइप्स थे। इसके बाद में हमने पढ़ा था क्लोजेस। क्लोजेस के लिए हमने बोला क्लोजेस आर द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। 2 तरीके के क्लोजेस हमने डिस्कस किए थे। पहले क्लोज को डिस्कस किए थे हमने कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोजेस के एग्जांपल हमने सिंपली ये बोला था फैन बॉयज हैं। फैन बॉयज एफ से मतलब 4, ए से एंड, एन से नो या नॉट, और बी से बट, और ओ से ऑफ, और या और वाई से यट, एस से सो। तो ये फैन बॉयज आपका ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। इसके अलावा जितने भी बच गए या WH फैमिली के जितने भी कंजंक्शंस हैं उन सबको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बोलते हैं। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के थ्रू कनेक्ट होती है क्लोज, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं।
तो क्लोज तक हमने आज की इस क्लास में डिस्कस करा। तो आज की इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू बता सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।